हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये हमें बताना है। चलो ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए अप्लाई करते जाना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। तो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है ये कैश इक्विवेलेंट्स की। कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनको इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल ये हमें पता है, नाम में ही आंसर है ऑपरेटिंग। ऐसी एक्टिविटीज जो मेन ऑपरेशन से रिलेटेड हो किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिनके कारण जो प्रिंसिपल रेवेन्यू है, जो मेन रेवेन्यू है कंपनी का, वो जनरेट होता है ऑफ एन एंटरप्राइज एंड दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, जो हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, बड़ी इजी से डेफिनेशन और बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, आपने जनरली देखा होगा शेयर कैपिटल बढ़ता है हमारा, शेयर इशू करते हैं तो उससे जो प्रोसीड्स मिलते हैं वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। लेकिन इस केस में शेयर्स इशू तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हमें कैश मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं? नहीं, उसके बदले में प्रमोटर्स की सर्विसेज मिल रही हैं। तो बेसिकली ये तो बार्टर सिस्टम की तरह हो रहा है। ठीक है, एक सर्विस दे रहा है, उसके बदले शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैश का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैश फ्लो में आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स में कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉल नहीं करती। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो हम प्रमोटर्स को इशू करते हैं शेयर्स, ठीक है, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही नहीं आता। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो दूर की बात है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्यों? आपको बस हमेशा एक क्वेश्चन पूछना है, क्या इसमें कैश का लेना देना हो रहा है? कैश का लेना देना हो रहा है तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर कैश का लेना देना नहीं हो रहा तो वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ही कंसिडर करते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? चलो, तो ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? फॉल्स। ग्रेच्युटी पेड टू अ रिटायरिंग एम्प्लॉय इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बिल्कुल जो ग्रेच्युटी हम हमारे एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं जब वो रिटायर होते हैं, तो ये भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो इनकम टैक्स पे किया वो हमेशा, ऑलवेज बोल दिया है वर्ड, उसको हमेशा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह ही दिखाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनकम टैक्स पे किया है जो रिलेटेड है हमारी किसी ना किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा इनकम टैक्स जो हमारे सिर्फ ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है उसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। क्लियर है? तो ये बोलना कि हमेशा इनकम टैक्स पेड को हमेशा ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाएंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बिल्कुल सही जवाब, ट्रू। ठीक है, डिविडेंड कब पे करेंगी कंपनी? कब पे करेगी? जब उसने खुद के शेयर्स इशू किए होंगे, ठीक है, उसका शेयर कैपिटल होगा, उस पर वो डिविडेंड पे करेगी। तो अगर शेयर्स को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो उस पर डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू।
चलो आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फिर उन्होंने ट्रिक किया आपको, हमने बोनस शेयर्स इशू किए तो आप सोचोगे अरे इशू ऑफ शेयर्स तो हम फाइनेंसिंग में ही लेंगे, लेकिन ध्यान से ये वही वाली बात हो गई, बोनस शेयर्स जो इशू कर रहे हैं उसके बदले में कंपनी कुछ भी कैश या फंड्स नहीं लेती है। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो जब कैश का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है बोनस शेयर्स को इशू करते समय, तो ये कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं बनेगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो दूर की बात है। तो यहाँ पर आपका क्लियरली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आ रहा है समझ में? चलिए इतना क्लियर हो गए, ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज शोन एज इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर वही बात कह दी इन लोगों ने, ऐसे डिबेंचर्स हमने जो इशू किए हैं जो कैश के अगेंस्ट इशू किए हैं, मतलब अदर देन कैश इशू किए हैं, उसके बदले हमें कुछ और मिला होगा लेकिन कैश नहीं मिला, ठीक है? तो जब कैश मिला ही नहीं तो भाई कैश फ्लो का कैसे पार्ट बनोगे? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बीइंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। बिल्कुल 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 सही स्टेटमेंट, ठीक है? चलो तो फाइनली इन्होंने कुछ दिमाग वाली अकल वाली बात की कि जो डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन होते हैं उनको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश नेचर के होते हैं, इसलिए वो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो चुके होते हैं, उसका इफेक्ट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको ऐड बैक करना होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो नॉन कैश नेचर के होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स and shown as outflow under financing activity। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है? इस स्टेटमेंट का आंसर देने के पहले जल्दी से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी स्टार्ट होने के पहले करती है, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन होने के पहले वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आ रहा है समझ में? तो क्या होता है, जैसे ये कंपनी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, अब इसके पहले जो भी खर्चे हुए कंपनी क्या करती है? उसको एक एक साल, ये जैसे पहला साल है, फर्स्ट ईयर है कंपनी का, देन ये सेकेंड ईयर है, देन ये थर्ड ईयर है, ठीक है? तो वो इकट्ठे जो खर्चे हैं, जैसे सपोज आपके 50 लाख के खर्चे हुए कंपनी को स्टार्ट करने के पहले, तो कंपनी एक साथ वो 50 लाख का खर्चा बुक ना करके वो क्या करती है? थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करती जाती है। तो जैसे यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख राइट ऑफ किया, या चलो 10 लाख मान लेते हैं, ठीक है? 10 लाख राइट ऑफ किया, यहाँ पर 10 लाख राइट ऑफ किया। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि खर्चा तो पहले हो चुका है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले हो चुके हैं, हर साल उसको सिर्फ राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप फिक्स एसेट ले लेते हो, ठीक है? हर साल उसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाते हो, उस पर डेप्रीसिएशन लगाते जाते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? एक साथ आपने जो 1 करोड़ की मशीन ली है वो एक साथ खर्चा ना बुक करके हम उसको हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है? खर्चे की तरह। क्लियर हो रहा है? तो बस उसी तरह इन एक्सपेंसेस को भी हम थोड़ा थोड़ा बस टुकड़ों में बांट के राइट ऑफ कर रहे हैं, खर्चा पहले ही हो चुका है। तो क्या जब हम इसको टुकड़ों में राइट ऑफ कर रहे हैं तब क्या एक्चुअल आउटफ्लो हो रहा है? तब क्या एक्चुअल हमारी जेब से पैसा जा रहा है? नहीं, ठीक है? तो बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपका नॉन कैश नेचर का होता है। जब आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हो, ठीक है, तब कोई भी कैश का आना जाना नहीं होता है, कैश आपका जा नहीं रहा होता है, सिर्फ आप बेसिक राइट ऑफ कर रहे हो। तो जैसे गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो वैसे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हो। आ रहा है समझ में? इसलिए आपको क्या करना होगा, ये स्टेटमेंट हमारा आधा सही है तो हम क्या करते हैं, उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डेफिनेटली ऐड करते हैं, ऐड बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खर्चा हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर चुका होगा, लेकिन उसके कारण कोई कैश तो गया नहीं, तो हमें कैश फ्लो बनाना है। तो ये जो खर्चे जिसके कारण कैश नहीं गया उसको दोबारा हमको नलिफाई करने के लिए उसका इफेक्ट हमें ऐड बैक करना होता है। जो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया खर्चा, उसको दोबारा उसका इफेक्ट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को ऐड बैक करते हो, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आप राइट ऑफ करते हो उसका करते हो। लेकिन यहाँ पर आधा स्टेटमेंट इन्होंने गलत बोल दिया
कि उसको आप आउटफ्लो भी दिखाओगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे भाई, जब कैश गया ही नहीं तो आउटफ्लो किस बात का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्योंकि आधा गलत है तो इसको पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे, फॉल्स। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हो चुके हैं, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमने ट्रू एंड फॉल्स देख लिया। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है हमें, द बेसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किस बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द बेसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश बेसिस, या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी लिख सकते हो आप। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, incurrence of manufacturing expenses and sale of garments are classified as। तो बड़ी सिंपल बात है, अगर एक कंपनी, उसका मेन काम क्या है कि वो गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, कपड़े मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके लिए अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रही है, कपड़े खरीद रही है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उनको बनाने के लिए स्टिचिंग एक्सपेंसेस कर रही है, उन गारमेंट्स को बेच रही है, ठीक है, तो उसको कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, बड़ा सिंपल है, कंपनी का मेन ऑपरेशंस ही ये सब है, तो ये आपके सारी एक्टिविटीज कहाँ क्लासीफाई हो जाएंगी, एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल लो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोल लो, ठीक है, ये सब हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो इसका भाई कौन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर इंक्लूड करते हैं। तो तभी जाके इन दोनों का मिला के हम एंड में तड़का लगाते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होती है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एज, वही सेम बात बोलिए, करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम किस तरह से दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स इज शोन एज आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम खुद के शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम आउटफ्लो दिखाते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम उसको आउटफ्लो दिखाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सिक्स्थ है, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस पेड आर शोन एज आउटफ्लो अंडर। तो अगर शेयर्स को इशू कर रहे हो, ठीक है, वो कहाँ पर दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको कहाँ दिखाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर हो गया। ये सारे एक बार देख लो, इनमें एक भी स्टेटमेंट में अगर डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, बट वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 3 months। अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो रही है तो वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, तभी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। ठीक है, अगर 3 महीने से ज़्यादा है उसकी मैच्योरिटी तो वो फिर हमारी शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। ठीक है, वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगी। तो मिनिमम इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है मैक्सिमम 3 months होना चाहिए। ठीक है, चलिए, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू आर कॉल्ड। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो रेडिली कन्वर्टेबल हैं कैश में, ठीक है, और उन पे कोई चेंज भी नहीं आने वाला, इनसिग्निफिकेंट रिस्क भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कैश के बराबर, इसलिए नाम क्या बोलते हैं, कैश के इक्वल, कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर हो गया।
परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज। अब एक फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम क्या होता है, डे टू डे काम क्या होता है, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, उसमें ट्रेडिंग करना। तो मेन ट्रेडिंग ही जब सिक्योरिटीज में हो रही है तो उसका परचेज एंड सेल फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अब ऐसी कंपनी जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करती है, खरीदना बेचना नहीं करती है, नॉन फाइनेंस नेचर की है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, जिसका मेन काम सिक्योरिटी खरीदना बेचना नहीं है, अगर वो सिक्योरिटीज खरीद रही है तो वो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, वो एज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रही है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर इसको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लियर हो गया। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, तो अगर हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश में क्या क्या आता है, कैश में आप कैश ऑन हैंड, आपके हाथ में जो कैश है कैश ऑन हैंड, एंड डैश विद बैंक, ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ये सब आपका कैश का ही पार्ट होते हैं क्योंकि दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्लियर हो गया। जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस देख लो, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए इसको आप 3 मंथ्स और लेस कर दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 3 महीने या उससे कम, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस रिजल्ट्स इन कैश इनफ्लो फ्रॉम डैश। तो अगर हमने लोन और एडवांस किसी को दिया है, ठीक है, किसी को एडवांस दिया है या लोन दिया है, ठीक है, वो हमारे कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनता है, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। अगर हमने किसी से लोन लिया है, बोरोइंग ली है, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर हमने किसी को लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी डेफिनेटली आपका इनफ्लो दिखाओगे कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वेरी सिंपल। क्लियर है इतना। चलिए तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस हम दिखाते हैं कैश इनफ्लो एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, while preparing cash flow statement, if net cash flow from operating, investing and financing activities is negative, ठीक है, it is dash to opening balance to obtain dash cash balance। आ रहा है समझ में। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर जब हम while preparing cash flow statement, जब हम देख रहे हैं कि हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं, याद है आपको, ठीक है, आखिरी में एंड का तड़का लगाते हैं, तो तीनों एक्टिविटीज से आपने कैश फ्लो निकाल लिया और तीनों नेगेटिव हैं, तो उनको आप क्या करोगे, उनको आप डैश टू ओपनिंग कैश बैलेंस, तो क्योंकि आपका नेगेटिव में आ रहा है, यहां पर ऐसा समझ लो नेट डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, नेट डिक्रीज सपोज आ रहा है 25,000 का, तो उसको आप क्या करोगे, नीचे आप जब यहां पर क्या करते हो, हम क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ओपनिंग कैश बैलेंस में आप इसको क्या करोगे, ये माइनस है तो डिडक्ट होगा, तो सेम इज डिडक्टेड टू ओपनिंग कैश बैलेंस टू ऑब्टेन डैश कैश बैलेंस। क्या निकलता है, जब इसको आप डिडक्ट करते हो, ये बेसिकली आपका चेंज इन कैश फ्लो है, तो चेंज इन कैश फ्लो को आप जब डिडक्ट करते हो ओपनिंग बैलेंस से, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका फाइनल क्या आ जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे जो जितने क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बड़ा मजेदार और इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दी हैं, अलग अलग आइटम्स दिए हैं, कौन सी एक्टिविटी के अंडर आएगा, कौन से हेड के अंडर आएगा, वो आपको बताना है। चलो, तो पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर्स बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी। अब एक फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी का डे टू डे बिजनेस ही ये है, उसका ऑपरेशंस से रिलेटेड काम ही है कि वो शेयर्स डिबेंचर्स में ट्रेडिंग करे। तो अगर अब वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहा है डिबेंचर, बेसिकली उसके लिए वो स्टॉक खरीद रही है, डिबेंचर्स उसके लिए क्या हो जाएगा, एज स्टॉक हो जाएगा। तो डिबेंचर्स खरीद रही है, उसके बदले पेमेंट दे रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, तो उसके तो ऑपरेशन से रिलेटेड ही है, तो उसके लिए कौन सी हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब परचेज ऑफ गुडविल, तो अगर गुडविल खरीद रहे हैं तो गुडविल खरीदने को कौन सी एक्टिविटी के अंडर हम क्लासिफाई करते हैं? वो हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रहा है समझ में? एंड डिविडेंड पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर्स पे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है, तो शेयर्स को इशू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर, तो उस पर डिविडेंड भी पे करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गया? बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पर अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शंस दिए हैं, कौन सी एक्टिविटी के अंडर वो क्लासिफाई होगा वो हमें बताना है। रिसीट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो डेफिनेटली हमने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तभी हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको डिविडेंड मिलता है तो वो कौन से पार्ट हो जाएगा? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? वो हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। लेकिन डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो वो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, क्योंकि आप शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर रहे हो। चलिए, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ फाइनेंस कंपनी, तो एक फाइनेंस कंपनी का डे टू डे बिजनेस ही है कि उसको खरीदना बेचना है, सिक्योरिटीज को उनमें ट्रेडिंग करनी है, तो उसका मेन बिजनेस ये है, तो ये उसका कौन सा हो जाएगा? ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स को बाय बैक करना, ये कौन सा पार्ट होता है? हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी दिखाया जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आज हमने 4 तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स देख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया, एंड 2 ये मैच द फॉलोइंग देख लिए। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस करने के बाद। आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में हम करने वाले हैं डिस्कस MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।